वेलकम एवरीवन, मैं अविनाश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी ITI क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं GS GK का पार्ट 22। इसके पहले हम लोग GS GK का 21 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? भेड़ाघाट, शहडोल, होशंगाबाद, अमरकंटक। तो देखिए, नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? आपका अमरकंटक से होता है। नर्मदा नदी की अगर लंबाई की बात की जाए तो कितना है? 1312 किलोमीटर। और ये कहाँ निकलती है, कहाँ जाती है? अमरकंटक से निकलती है, पश्चिम में जाकर कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी या अरब सागर में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? खंभात की खाड़ी या अरब सागर में जाकर मिलती है। अच्छा, मध्य प्रदेश में इसके विशाल योगदान के कारण इसे क्या कहा जाता है? इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो आपका जो प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमरकंटक से। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? केवल तापक्रम, केवल आर्द्रता एवं तापक्रम, केवल दाब एवं तापक्रम, आर्द्रता, दाब एवं तापक्रम। तो कमरे में लगा हुआ जो वातानुकूलक है, यानी कमरे में जो लगा हुआ आपका वातानुकूलक है, वो नियंत्रित करता है क्या? केवल और केवल आपका क्या नियंत्रित करेगा? आर्द्रता और तापमान को नियंत्रित करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो राष्ट्रपति के विरुद्ध तो महाभियोग लगाया ही जाता है, ठीक है। तो देखिए, भारत के संविधान में राष्ट्रपति, न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति, ठीक है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध, न्यायाधीश के विरुद्ध और उपराष्ट्रपति के विरुद्ध उनको पद से हटाने के लिए अभियोग चलाने का प्रावधान है। जबकि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 156(2) के अनुसार, अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल क्या कर सकता है? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। परंतु भारतीय संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। तो भारतीय संविधान में, तो हमारा प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 लाख बाइट्स लगभग होती हैं, तो 10 लाख बाइट्स लगभग किसके बराबर होती हैं? 1 मेगाबाइट के, यानी कि 1 MB के बराबर होती हैं 10 लाख बाइट्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं है? तो जर्मन सिल्वर में क्या होता है? इसे नया चांदी, निकिल, पीतल, इलेक्ट्रम आदि नामों से भी जाना जाता है मार्केट में। नया चांदी, निकिल, पीतल, इलेक्ट्रम आदि नामों से भी मार्केट में इसको जाना जाता है। इसमें देखिए होता क्या है, इसमें आपका एक तो कापर होता है, ठीक है, तांबा जिसको बोलते हैं। इसमें आपका तांबा होता है, प्लस क्या होता है? प्लस आपका निकिल होता है, निकिल होता है, फिर क्या होता है? प्लस आपका जिंक होता है, यानी कि जस्ता होता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ इसमें होता है। तो आपके ऑप्शन में दे रखा है जर्मन सिल्वर किसका किसका मिश्रण है? तांबे का, निकिल का और जिंक का। तो कह रहा है कि आपके ऑप्शन में दे रहा है कौन सा तत्व तो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? उपस्थित नहीं होता है। तो देखिए, तांबा भी उपस्थित होता है, जस्ता भी उपस्थित होता है, निकिल भी उपस्थित होता है, यहाँ पे निकिल लिखा गया है, तो निकिल भी उपस्थित होता है। तो आपको क्या उपस्थित नहीं होता है प्रश्न में पूछा है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महान्यायाधिकर्ता, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो आपका कानूनी विषय पर राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है? हमेशा एडवोकेट जनरल देता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होगी? देखिए, शक्कर के घोल का तापमान, यानी कि अगर कोई सोल्यूशन है, मान लीजिए कोई ग्लास है, इसमें आपका क्या है? वाटर है और आपका शक्कर है, ठीक है, यानी कि चीनी है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा, जैसे जैसे इसको हम गर्म करेंगे तो पानी क्या होगा? वाष्प के रूप में उड़ता जाएगा, ठीक है।
तो इसकी विलेयता क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी, तो इसकी विलेयता क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। देखिए कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है समृद्ध यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, टंगस्टन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, प्लूटोनियम। कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है आपका, प्लूटोनियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। देखिए अनुच्छेद जो 25 है उसका संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 25 का जो संबंध होता है अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने के कारण, मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता को भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद जो 25 है वो आपको क्या क्या देता है, तो अंतःकरण की और धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति को, किसी भी धर्म को, मतलब कोई भी व्यक्ति है कोई भी धर्म मान सकता है। तो इस प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो आपको कौन सा अनुच्छेद देता है, तो अनुच्छेद 25 देता है, अनुच्छेद 25 देता है। तो अनुच्छेद 25 का संबंध किससे हो जाएगा, अनुच्छेद 25 का जो संबंध हो जाएगा आपका वो हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। बहुत ही ओल्ड क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। देखिए परमाणु नाभिक के अवयव क्या हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का वो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम पढ़े हैं ए बराबर क्या होता है, Z+N। फार्मूला आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में तो आपको याद होगा, ए इज इक्वल टू क्या होता है, Z+N। ठीक है, Z क्या है, प्रोटॉन है, और N क्या है, न्यूट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक के अवयव हैं जो वो क्या हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है, मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, सेमीकंडक्टर। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली जो इनपुट डिवाइस है वो कौन सी है, तो आपकी जो सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है वो आपकी क्या है, कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला जो यंत्र है उसका नाम क्या है, बैरोमीटर, माइक्रोमीटर, नेफोमीटर, फेदोमीटर। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, नेफोमीटर। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला जो यंत्र है उसका नाम क्या है, नेफोमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती हैं, चीन में, जापान में, भारत में, अमेरिका में। तो देखिए संविधान में सिर्फ जो भारत में, यानी कि विश्व में जो सर्वाधिक भाषा बोली जाती है वो कहाँ पे बोली जाती है आपकी भारत में। भारत में आपका क्या होता है, सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती हैं। संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान में सिर्फ 22 भाषाओं को मान्यता है। कितनी भाषाओं को, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। परंतु 2011 के अनुसार ऐसे लोग जो 10,000 से ज़्यादा, ऐसे लोग जो 10,000 से ज़्यादा एक ही भाषा को बोलते हैं। तो ऐसी भाषाएं बोली जाने वाली भारत में कितनी भाषा हैं, 122 टोटल भाषाएं हैं। ठीक है, तो विश्व में जो सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती है कहाँ पे बोली जाती हैं, अपने देश भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, लाला लाजपत राय, हरिवंश राय बच्चन, मुंशी प्रेमचंद्र। तो देखिए जो पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया, जिसका हिंदी में नाम होता है दुखी भारत, ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं वो आपके हैं लाला लाजपत राय जी। कौन है, लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय जी की बात आ गई तो इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, इनसे अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए लाला लाजपत राय जो हैं, इनका जन्म कब हुआ था, 28 जनवरी। इनका जन्म कब हुआ था, 28 जनवरी 1865 में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 17 नवंबर 1928 को, लाठीचार्ज की वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या बनते हैं लाला लाजपत राय जी से, तो इनसे हम देखेंगे इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंजाब केसरी, पंजाब केसरी कहा जाता है। और जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इनका वो क्या है कि लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक, कौन सा बैंक, PNB, जिसको हम लोग बोलते हैं पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है,
तो पीएनबी और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना किया था। गरम दल के 3 प्रमुख नेता लाल, बाल और पाल। तो गरम दल के 3 प्रमुख नेता में से एक कौन थे? लाला लाजपत राय जी भी थे। आपको ये याद रखना है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे इनकी पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया, तो इनकी और भी पुस्तकें हैं जिनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो और पुस्तकें कौन कौन सी हैं इनकी? जैसे इनकी जो पुस्तक है इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। फिर उसके बाद जो दूसरी पुस्तक है यंग इंडिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यंग इंडिया। ये किसकी रचना है? ये भी लाला लाजपत राय जी की ही रचना है। ठीक है। द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये भी किसकी लिखी हुई है? लाला लाजपत राय जी के द्वारा। और जो अनहैप्पी इंडिया है, पुस्तक अनहैप्पी इंडिया, ये भी किसके द्वारा लिखित है? लाला लाजपत राय जी के द्वारा। तो पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के जो लेखक हैं वो कौन है? लाला लाजपत राय जी। इनके बारे में क्या हमने जाना? इनका जन्म कब हुआ था? 28 जनवरी 1865 को। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 17 नवंबर 1928 को। इन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है। और पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना इनके द्वारा की गई। ये गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं में से लाल, बाल, पाल में से एक थे। इनकी रचनाएं क्या क्या थीं? इनकी रचनाएं थीं इंग्लैंड डेप्ट टू द इंडिया, यंग इंडिया, यंग इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस देखिए जब भी मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस आपको मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन के द्वारा 1970, जेराल्ड नेल्सन के द्वारा कब से? 1970 में से पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। अब इसे कितने देशों में मनाया जाता है? 192 से अधिक देशों में मनाया जाता है। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको डेट याद रखना है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो जो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, तो 22 अप्रैल 2020 को जो पृथ्वी दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसकी जो थीम थी वो क्या थी? क्लाइमेट एक्शन। यानी कि जो पृथ्वी दिवस मनाया गया 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल 2020 को, इसकी थीम क्या रखी गई थी? क्लाइमेट एक्शन। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा एक जीव है, बहुकोशिकीय, कवक, एक कोशिकीय, इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा आपका क्या है? एक कोशिकीय जीव है। किस टाइप का जीव है? एक कोशिकीय जीव है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 17, फर्मवेयर है। तो फर्मवेयर क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोग, डिस्प्ले और सीपीयू का सहयोग, मेमोरी और प्रोग्राम का संयोग, उपर्युक्त सभी। तो देखिए फर्मवेयर क्या होता है? फर्मवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोग करता है। फर्मवेयर हार्डवेयर के साथ जुड़ा रहता है, जैसे कीबोर्ड, हार्ड ड्राइव, BIOS, ग्राफिक कार्ड, प्रिंटर। इनमें हार्डवेयर के बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने के इंस्ट्रक्शन होते हैं। इसलिए फर्मवेयर को क्या बोलते हैं? फर्मवेयर को हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फर्मवेयर को हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो फर्मवेयर क्या है या फर्मवेयर है तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक रोलर क्या है? तो ब्लैक रोलर क्या है आपका? उत्तरी अमेरिका में बहने वाली गर्म हवा। उत्तरी अमेरिका में जो बहने वाली गर्म हवा है उसको क्या बोला जाता है? ब्लैक रोलर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जनजाति समुदाय है। तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति समुदाय है वो कौन सी है? भील, गोंड, थारू, भोटिया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गोंड। भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति समुदाय है वो कौन सी है? गोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की डलिया कहा जाता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धान की डलिया कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केरल को, आंध्र प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को, पश्चिम बंगाल को। तो आपका जो छत्तीसगढ़ है ना, इसी को कहा जाता है धान की डलिया। तो धान की डलिया किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। आपका करेक्ट आंसर क्या देगा? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1948, 22 जुलाई 1946, 22 जुलाई 1945। तो देश हमारा जो स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया था 15 अगस्त जो मनाया जाता है, तो 15 अगस्त से कुछ दिन पहले, इसको हम कैसे याद रखेंगे? 15 अगस्त से कुछ दिन पहले, 15 अगस्त 1947 से कुछ दिन पहले यानी कि जुलाई। तो संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। पहला पॉइंट ये है, 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज से जो 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो इसको कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया। दूसरा जो क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन यानी कि इसका ड्राइंग या इसका डिजाइन किसने तैयार किया? तो आपको नाम याद रखना है, पिंगली। किसने? पिंगली वैंकैया। यानी कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया। इसका डिजाइन किसने किया? तो पिंगली वैंकैया ने किया। एक और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यानी कि लंबाई और जो चौड़ाई का रेशियो है राष्ट्रीय ध्वज का, जो आपका नेशनल फ्लैग है तिरंगा, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या है? तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या है? 3:2, यानी कि 3:2 का। लंबाई आपकी 3 रहेगी तो चौड़ाई आपका कितना रहेगा? 2। तो इस प्रश्न से हमको 3 जानकारी रखनी है। संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। इसका डिजाइन किसके द्वारा किया गया? तो पिंगली वैंकैया के द्वारा किया गया। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर बनेगा, संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय जाता है औरंगजेब, शाहजहां, इल्तुतमिश, बलबन। तो भारत में जो पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय जाता है वो किसको जाता है? इल्तुतमिश को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार का संतुलन पद का अर्थ है, यानी कि व्यापार में जो बैलेंसिंग है उसका अर्थ क्या है? तो आयात निर्यात में अंतर, आयात निर्यात में वृद्धि, निर्यात आयात के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आयात और निर्यात, ठीक है, आयात और निर्यात का जो अंतर होता है वो व्यापार संतुलन के पद को दर्शाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन, विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है? देखिए विटामिन एच जो है आपका, उसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बायोटिन। तो विटामिन एच का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? बायोटिन। एक कार्बनिक यौगिक है जिसे विटामिन B7, जिसे क्या बोलते हैं? विटामिन B7 भी बोला जाता था, ठीक है। विटामिन B7 अब बोलते हैं, विटामिन एच इसका पहले नाम था, ठीक है, बायोटिन का। यह किसमें होता है? जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। पहले इसे विटामिन एच, पहले इसे क्या बोलते थे? विटामिन एच, या फिर कानेजियम आर बोलते थे। क्या बोलते थे? कानेजियम, कानेजियम आर, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, विटामिन एच क्या होता है? अभी आप कहेंगे कि सर विटामिन ए, बी, सी पढ़ा, डी पढ़ा, ई पढ़ा, के पढ़ा, लेकिन एच नहीं पढ़ा, ठीक है। तो विटामिन एच क्या है? पहले बोला जाता था विटामिन B7 को। जो विटामिन B7 है उसको पहले क्या बोला जाता था? विटामिन एच। तो इसका जो रासायनिक नाम है क्या है? बायोटिन, ठीक है। और ये क्या है? जल में घुलनशील है। अब बात आ गई जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। प्रश्न पूछता है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो देखिए KEDA, ये जो विटामिन है ये आपका जल में घुलनशील नहीं है। देखिए ऐसे ही देखिए स्पष्ट होता है कि KEDA पूरा पढ़ेंगे तो आपका क्या आएगा? कीड़ा। कीड़ा पानी में घुलेगा क्या? नहीं घुलेगा। तो ये किस में घुलनशील है? विटामिन KEDA, ये आपका वसा में घुलनशील है। और जो आपका बच गया B और C, ये किस में घुलनशील है? वाटर, ठीक है। ये आपका जल में घुलनशील विटामिन है, तो इसको याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक, प्रथम मानव निर्मित धान है, ठीक है। मानव निर्मित जो प्रथम धान है उसका क्या नाम है? उसका नाम है ट्रीटेकम। क्या नाम है? ट्रीटेकम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रीटेकम। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।